तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच अब कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। बीते दिन ही ब्रेंट क्रूड में $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है और ऐसे में अब आशंका जताई जा रही है कि इसका सीधा असर भारत में भी पड़ सकता है और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज उछाल भी हो सकता है। हालांकि आज यानी कि शुक्रवार को भी पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। सरकारी कंपनियों द्वारा शुक्रवार सुबह जारी किए गए तेल के दामों के अनुसार आज भी पेट्रोल और डीजल के रेट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर की दर से बिक रही है। और ऐसे में मुंबई की अगर बात की जाए तो मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है, जबकि डीजल के दाम 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर है। बात डीजल की जाए तो कोलकाता में डीजल की कीमत 89 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर की दर है। और इसके साथ साथ चेन्नई में अब आपको बताते चलें कि पेट्रोल की जो कीमत है 101 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर पर बनी हुई है, जबकि डीजल का रेट 91 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर है। इन दिनों उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी जारी हैं और इन्हीं चुनावों के नतीजे के ऐलान अब 10 मार्च को होंगे। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजी के साथ बढ़ सकते हैं। और आयकर विभाग ने मुंबई में शुक्रवार को शिवसेना के पार्षद यशवंत जाधव के परिसरों पर छापा मारा है। जाधव बृहन्मुंबई में महानगर पालिका बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। जाधव पर 15 करोड़ के घोटाले का आरोप है। माना जा रहा है कि यह छापेमारी इसी सिलसिले में की गई है। इससे पहले रंकापा नेता और मंत्री नवाब मलिक के खिलाफ भी ईडी ने यह कार्रवाई की थी। मलिक फिलहाल 3 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में है। उन्हें दाऊद इब्राहिम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। शिवसेना नेता जाधव के मजगांव स्थित आवास पर शुक्रवार सुबह ही आयकर की टीम पहुंची, जहां पर आयकर विभाग की टीम के साथ सीआरपीएफ जवानों का दल भी मौजूद रहा। जाधव के घर पर दस्तावेजों की जांच फिलहाल की जा रही है और जाधव पिछले 5 साल से स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। भाजपा उन पर फर्जी कंपनियों के जरिए वित्तीय हेराफेरी का आरोप लगा रही है। तो वहीं बीते दिन जाधव की पत्नी यामिनी जाधव ने नवाब मलिक के खिलाफ ईडी कार्रवाई के विरोध में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। और भारत में कोरोना महामारी के नए मामले लगातार अब कम होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 13,166 नए केसेस सामने आए, तो वहीं 302 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान 26,988 लोग इस खतरनाक बीमारी को मात देने में सफल रहे। शुक्रवार को जारी हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में नए मामले जोड़ने के बाद अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 4,28,94,345 हो गई है। हालांकि सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,34,235 हो गई है। शुक्रवार को 8 बजे तक आए डाटा के मुताबिक करीब 302 लोगों की मौत हुई है और इसी के साथ साथ कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,13,226 हो गई है। तो वहीं 19 दिन से कोरोना के एक दिन में मिलने वाले मामलों की संख्या 1 लाख से कम बनी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 26,988 लोग ठीक भी हुए हैं। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। सुरक्षा एजेंसियों ने कहा कि चौथे खालिस्तानी आतंकी को भी दबोच लिया गया है। इन चारों आतंकवादियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है और पुलिस के अलावा एनआईए और आईबी पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ साथ पंजाब पुलिस की टीम भी इन आतंकियों से पूछताछ कर रही है। दावा यह किया जा रहा है कि पंजाब में हत्याओं को अंजाम देने के लिए विदेश से इनके बैंक खातों में पैसे भेजे गए थे और ये चारों आतंकियों के बैंक अकाउंट में विदेशी खातों से 6 लाख रुपए आए थे। वहीं पंजाब के गोपी नाम के एक शख्स ने इन्हें हथियार मुहैया कराया था। पंजाब पुलिस गोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और इन आरोपियों को हरियाणा के अंबाला में हथियारों की सप्लाई की गई थी। चारों की आपको बताते चलें कि चोरों के कब्जे से एक AK-47 और 5 विदेशी पिस्तौल भी बरामद की गई। चारों को सोनीपत पुलिस ने कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया है और बताते चलें कि पंजाब पुलिस की सूचना पर सोनीपत की क्राइम ब्रांच ने जुआ गांव के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। इनके आतंकवादी और टाइगर फोर्स संगठनों के साथ संबंध मिले थे और इसी के साथ ही इन तीनों के पास से AK-47 और 3 विदेशी पिस्तौल भी बरामद की गई थी।
और रूस और यूक्रेन के बीच बदतर हुए हालात। अब रूस ने अमेरिका के तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को दरकिनार कर दिया है, लेकिन लगता है कि अमेरिका के सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं बचा। दरअसल दोनों देश के बीच चल रहे विवाद के बीच अब एक बार फिर से बाइडेन मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने रूस के 4 बड़े बैंकों पर प्रतिबंध के साथ कई दूसरे आर्थिक पाबंदियों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही अमेरिका में रूस के दूसरे नंबर के राजनयिक को भी देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया। माना जा रहा है कि रूस का यह हमला यूक्रेन पर हो रहा है, पर तबाही यूक्रेन में मच रही है, लेकिन दर्द अमेरिका को भी हो रहा है, क्योंकि इस हमले में अमेरिका के सुपर पावर वाली छवि को पुतिन ने बड़ा झटका दिया। बाइडेन सरकार पर पुतिन के सामने बैकफुट पर जाने के आरोपों के बीच अब बीती रात को अमेरिकी राष्ट्रपति मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने रूस के खिलाफ जमकर हमला बोला और एक के बाद एक कई आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान करते चले गए। इस हमले से अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त गुस्से में है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि पुतिन ने युद्ध के रास्ते को चुना है और अब उनके कदमों की कीमत रूस के लोग चुकाएंगे। बाइडेन ने इस वादे को दोहराया कि नाटो देशों के हर इंच की जमीन की रक्षा की जाएगी, लेकिन नाटो में शामिल होने के चक्कर में तबाही झेल रहे यूक्रेन में अमेरिका जो है वो अपनी सेना तैनात नहीं करेगा। हालांकि आज फिर दुनिया की निगाहें जो बाइडेन पर होंगी, क्योंकि उनके मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध के हालात पर आज नाटो देशों के साथ अमेरिका की एक बड़ी बैठक है। रूस और यूक्रेन युद्ध के हालात पर आज नाटो देश के साथ ही अमेरिका की एक बड़ी बैठक होने जा रही है।